प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और जो भी हम लोगों के द्वारा वीडियो दिए जा रहे हैं उससे कुछ लाभ निश्चित रूप से ले रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड के और शील गुण सिद्धांत और व्यक्तित्व के शरीर रचना दृष्टि का सिद्धांत, इस पर बात लगभग हो चुकी थी। और तो उसके आगे शील गुण सिद्धांत पे ही हम चर्चा कर रहे थे। शील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट और कैटल, आरवी कैटल, इन दो वैज्ञानिकों ने शील गुण सिद्धांत के विषय में जो बातें बताई थी उस पर बात हुई थी। आज हम इसके आगे व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत में एक अन्य मनोवैज्ञानिक का भी बहुत योगदान है, तो हम सोचते हैं कि उनके भी सिद्धांत पर हम लोग कुछ चर्चा करें, जिसमें H.J. आइजेंक का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार शील गुण सिद्धांत को एक प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया। और आइजेंक के अनुसार व्यवहार का संगठन जो होता है वो 4 प्रकार के स्तर से मिल करके बना होता है और उसको व्याख्यायित कर सकते हैं, जिसमें विशिष्ट अनुक्रियाएँ। पहला क्या है? विशिष्ट अनुक्रियाएँ, जिसको स्पेसिफिक रिस्पांस और हैबिचुअल आदतजन्य अनुक्रियाएँ, शील गुण अनुक्रियाएँ और प्रकार अनुक्रियाएँ। ये 4 प्रकार के व्यवहार संगठन की 4 बातें या 4 स्तर आइजेंक महोदय ने बताया। तो इसमें विशिष्ट अनुक्रियाएँ क्या है? विशिष्ट अनुक्रियाएँ वे अनुक्रियाएँ होती हैं जो वास्तव में अलग अलग क्रियाओं को करने के रूप में होती हैं। विशिष्ट अनुक्रियाएँ वास्तव में अलग अलग क्रियाओं के रूप में होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो पलक झपकना, आंखें झुकाना, ये सब विशिष्ट अनुक्रियाओं के क्या है? उदाहरण। पलक झपकाना, आंखें झुकाना, ये सब क्या है? विशिष्ट अनुक्रियाओं के उदाहरण। तो विशिष्ट अनुक्रियाओं, दूसरा क्या है? आदतजन्य अनुक्रियाएँ। आदतजन्य अनुक्रियाएँ ऐसी अनुक्रियाएँ हैं जो व्यक्ति की आदतों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति के आदतों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम आदतजन्य अनुक्रियाएँ कहते हैं। व्यक्ति की जो आदत होती है वो समान परिस्थितियों में समान आदतजन्य अनुक्रियाएँ करते हैं, है ना। ये व्यक्ति की आदत होती है, चाहे जैसे ही अगर एक तरीके की परिस्थिति हो तो उसमें वो एक ही तरीके की प्रक्रियाएँ करेंगे। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं वो कौन सी अनुक्रिया कहलाती हैं? आदतजन्य अनुक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे किसी को शीघ्रता से मित्र बना लेना, शीघ्रता से मित्र न बनाना, ये आदतजन्य अनुक्रियाएँ होती हैं। अगर जहाँ मित्र बनाने की आदत होती है तो जो ऐसे ही शीघ्रता से किसी को मित्र बना सकता है, तो अगर परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं तो जल्दी से मित्र बना लेंगे। या मित्र न बनाना, ऐसी भी किसी की आदत होती है, तो हर परिस्थिति में वो उस तरीके की बात तो उसमें देखने को मिले। इस तरह की जो अनुक्रियाएँ होती हैं उसे आदतजन्य अनुक्रियाएँ कहते हैं। तो जैसे अजनबी कोई, जैसे जो मित्र नहीं बना पाते हैं, तो कोई अजनबी उनके सामने आता है तो क्या करते हैं कि अजनबी को शायद ढंग से बातचीत नहीं कर पाते हैं उनसे, है ना। ये सब भी क्या है? आदतजन्य अनुक्रियाएँ। और कुछ आदतजन्य अनुक्रियाएँ एकीकृत होने पर शील गुण बन जाते हैं। यही सब आदतजन्य जो अनुक्रियाएँ हैं ये मिलकर के एक प्रकार के शील गुण बन जाते हैं। जैसे हम अगर देखें तो शीघ्रता से मित्र न बनाना, दूसरों से सहजता से बातचीत न कर पाना, में कठिनाई महसूस करना, ये सब क्या है? एक तरीके की जो आदत है संकोच नामक शील गुण विकसित हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक जो अनुक्रियाएँ हैं वो एक होकर के एक शील गुण का निर्माण करती हैं। और अनेक शील गुण के एकीकृत रूप को ही आइजेंक ने क्या कहा? प्रकार कहा।
इस प्रकार से अनेक शील गुणों के एकीकृत रूप को ही अंजक ने क्या कहा, प्रकार कहा। जैसे अगर हम देखें तो आग्रह हो गया, दृढ़ता हो गई, आत्मनिष्ठता हो गई, और चिड़चिड़ापन हो गया, छेप हो गया, ये सब आदि शील गुणों से मिलकर के व्यक्तित्व के अंतर्मुखी प्रकार, इसका व्यक्तित्व के अंतर्मुखी प्रकार बनता है। तो इस तरह से अनेक देख रहे हैं हम किसमें बहुत सारे शील गुण मिलकर के एक प्रकार से व्यक्तित्व का प्रकार बनता है, जिसे आर्यजन ने क्या कहा, प्रकार कहा। तो आर्यजन ने व्यक्तित्व की तीन कुछ मूलभूत विधाओं को ही प्रस्तुत किया। वो तीन मूलभूत प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्या है, एक्सट्रोवर्जन यानी मुक्ता, दूसरा क्या है, स्नायुविकता, और तीसरा है मनोविकारिता। ये तीन बातें हैं जिसमें आंजेक ने व्यक्तित्व के सिद्धांत की जो तीन विमाएँ हैं, इनको वस्तुतः ये तीन प्रकार के द्योतक हैं। क्या हैं ये, तीन प्रकार के द्योतक हैं। और जैसे प्रथम विमा जो है मुक्ता, वो दो प्रकार के व्यक्तित्व को बताती है, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति आते हैं और इनके सूचक हैं। तथा इसी प्रकार व्यक्तित्व की जो दूसरी विमा है अस्नायविकता, उसमें सापेक्ष सांवेगिक स्थिरता तथा सांवेगिक अस्थिर दो प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं। उसके आधार पर यानी स्नायुविकता के आधार पर दो प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं, एक सांवेगिक रूप से स्थिर और दूसरा सांवेगिक रूप से अस्थिर। तो सांवेगिक रूप से जो स्थिर व्यक्ति होता है वह भरोसेमंद होता है, विश्वास के योग्य होता है, जबकि जो सांवेगिक अस्थिर व्यक्ति होता है उसमें प्रायः अस्थिरता, अस्त व्यस्तता तथा चिंतित प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, चिंतित प्रकार के होते हैं, अस्त व्यस्त प्रकार के होते हैं और सांवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं। इससे स्पष्ट है या स्पष्ट हो जाता है कि आंजेक महोदय ने व्यक्तित्व के शील गुण तथा प्रकार दृष्टिकोणों में एक तरीके से क्या किया, समन्वय किया, और समन्वय करने का एक अनुपम और अनूठा प्रयास किया, जो कि इनके इस सिद्धांत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसीलिए इनकी इस सिद्धांत की बात हम लोग करते हैं। अब तो ये तो आंजेक ने व्यक्तित्व के सिद्धांत के ऊपर क्या बातें बताई, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद अगला तीसरा जो आता है व्यक्तित्व का सिद्धांत, वो है मांग सिद्धांत। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं से प्रेरित होकर के उसकी कुछ मांगें होती हैं, जिसको व्यक्ति वरीयता के क्रम में रखता है। जो मांग सबसे अधिक जरूरी होती है, आवश्यक होती है, उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है, वरीयता देता है। जो मांग अपेक्षाकृत कम होती है उसको कम तवज्जो देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मांग सिद्धांत में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बातें बताई हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे मैस्लो तथा मुर्रे नामक ये दो मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मांग के संबंध में अच्छा कार्य किया, विशेष कार्य किया, इसलिए इन दोनों के मांग के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत में अब्राहम मैस्लो ने क्या क्या बातें बताई, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। मैस्लो ने मानवतावादी मनोविज्ञान का एक तरीके से इनको आध्यात्मिक जनक कहा जाता है, यानी मानवतावादी मनोविज्ञान का इन्हें आध्यात्मिक जनक या जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मानव मूल्यों, व्यक्तिगत वर्धन तथा आत्मनिर्देशन पर विशेष बल दिया था। इन तीनों बातों पर इन्होंने विशेष बल दिया था एवं कहा था कि व्यक्तित्व का विकास, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बातें बताई थी कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित जो प्रेरक होते हैं, जो मोटिवेशन होते हैं, के द्वारा एक तरीके से संगठित होते हैं। तो मैस्लो के अनुसार व्यक्तिगत लक्ष्य जो उनके होते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के सभी व्यवहारों की, जो व्यक्ति के व्यवहार हैं सभी प्रकार के, उनकी व्याख्या की जा सकती है।
जैसे अगर हम देखें तो मैस्लो के सिद्धांत में कुछ अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाएं हैं और जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति की कुछ मांगें होती हैं और जो व्यक्तित्व के निर्धारण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो मैस्लो का यह विचार था कि मानव प्रेरक जन्मजात होते हैं। उनका यह मानना था कि मानव प्रेरक क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं एवं इन्हीं वरीयता के आधार पर, अगर इनको हम देखें तो वरीयता के आधार पर आरोही पदानुक्रम के रूप में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, बढ़ते हुए क्रम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। मैस्लो के प्रेरकों को 5 प्रमुख भागों में बांट करके अगर हम देखें तो निम्नवत पदानुक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें सबसे पहले दैहिक मांग, उसके बाद सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग और आत्मसिद्धि मांग। ये 5 मांगे उन्होंने बताई और इसको इन्होंने पदानुक्रम में आरोही रूप में व्यवस्थित करने की बात कही या व्यवस्थित किया। प्रथम 2 बीमा जो होती हैं, यानी प्रथम 2 मांगे जो होती हैं, वो दैहिक एवं सुरक्षा मांग, वो सबसे अगर हम देखें तो निम्न स्तरीय मांग है। क्या वो सबसे निम्न स्तरीय मांग है। लेकिन अगर वरीयता के स्तर से देखें तो ये सबसे उच्च स्तरीय मांग है। ये शारीरिक मांग और सुरक्षा मांग ये व्यक्ति की बहुत ही प्रमुख मांग होती हैं और इसकी लगभग व्यक्ति 80% या 90% मांगों को पूरा करता है, वो चाहता है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो स्तर की दृष्टि से ये सबसे निम्न स्तरीय मांगे हैं, ऐसा मैस्लो का विश्वास था, ऐसा मैस्लो का कहना था। एवं आगे की जो 3 बीमाएँ हैं, सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग, आत्मसिद्धि मांग, ये उच्च स्तरीय मांग है। तीनों क्या है, उच्च स्तरीय मांग उन्होंने बताया। मांगों की इस पदानुक्रम निदर्श में कोई मांग जितना नीचे स्थित है उसकी प्राथमिकता उतना ही अधिक स्वीकार की गई। वह यह बता रहे थे उसकी वरीयता, उसकी प्राथमिकता उतना ही अधिक स्वीकार की गई। एवं निचले स्तर की मांग पूर्णतः अंशतः पूरा होने पर ही उससे ऊपर की, यानी एक स्तर की मांग पूरा होने पर, जैसे दैहिक मांग है, दैहिक मांग पूरा होने पर ही सुरक्षा मांग की बात आती है और सुरक्षा मांग पूरा होने पर ही सामाजिक मांग, यानी एक स्तर की मांग पूरा होने के पश्चात ही दूसरे मांग पर व्यक्ति पहुंचता है, दूसरे प्रकार की मांग को व्यक्त करता है। तो उससे ऊपर की स्थित मांग जो है तभी क्रियाशील होती है जब तक कि नीचे की मांग पूरी ना हो सके या न की जा सके। दैहिक मांग सर्वाधिक प्रबल होती है। अगर वरीयता की दृष्टि देखें दैहिक मांग क्या है, सर्वाधिक प्रबल होती है और स्वयं सिद्ध मांग सबसे अधिक निर्बल होती है। तो नीचे स्थित मांगों की पूर्ति व्यक्ति तत्काल करना चाहता है। जो नीचे की स्थित मांगे हैं, यानी शारीरिक मांग, सुरक्षा मांग, इनकी पूर्ति व्यक्ति तत्काल करना चाहता है, इसमें कोई देरी नहीं चाहता, कोई भी बाधा नहीं चाहता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें स्तर की दृष्टि से सबसे निम्न स्तर की मांग दैहिक मांग है, सबसे उच्च स्तर की मांग आत्मसिद्धि की मांग है। अगर हम वरीयता प्राथमिकता की दृष्टि से देखें तो सबसे उच्च स्तर की दैहिक मांग है और सबसे निम्न स्तर की मांग आत्मसिद्धि मांग। तो ऊपर स्थित जो मांगे हैं उनकी पूर्ति प्रायः थोड़ी बहुत हो पाती है, पूरी नहीं भी हो पाती है। और मैस्लो ने स्पष्ट किया है कि मांग के पदानुक्रम में जो बातें बताई गई हैं वो निदर्श जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं तो मांगों की संतुष्टि का प्रतिशत भी कम होता जाता है। यानी जो शारीरिक मांग है उसकी मांग सबसे अधिक होती है, सबसे प्रबल होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी कम होती जाती है और आत्मसिद्धि तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। लगभग 10% ही लोग आत्मसिद्धि मांग तक पहुंच पाते हैं। तो संतुष्टि का प्रतिशत इस तरीके से ऊपर जाने पर व्यक्ति का कम होता जाता है। मैस्लो के अनुसार प्रायः दैहिक मांगों की संतुष्टि 85% व्यक्ति करना चाहता है, सुरक्षा मांग की संतुष्टि 70%, सामाजिक मांग की पूर्ति 50%, स्वसम्मान मांग की पूर्ति 40% एवं आत्मसिद्धि मांग की पूर्ति लगभग 10% ही हो पाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 85%, 70%, 50%, 40% और 10%, इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे उनकी मांगों की पूर्ति का प्रतिशत भी घटता जाता है। तो दैहिक मांग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? दैहिक मांग के अंतर्गत भोजन, जल, निद्रा, यौन क्रियाएं, सीमांत ताप,
से बचने जैसी मांगें आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो मांगें इस प्रकार की हैं, इन सबको क्या हम कहते हैं? दैहिक मांग कहते हैं। तो दैहिक मांगों की पूर्ति के लिए व्यक्ति कभी कभी क्या करता है? दैहिक मांगों की पूर्ति के लिए कभी कभी सामाजिक मूल्यों की व्यक्ति अवहेलना भी कर देता है, सामाजिक मूल्यों की त्याग भी वह कर देता है, उसको नहीं भी मानता है। और दैहिक मांग की पूर्ति होने पर व्यक्ति अगली मांग पे आता है, नहीं, सुरक्षा मांग। सुरक्षा मांग की ओर वह अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। तो सुरक्षा मांग के अंतर्गत क्या क्या आता है? सुरक्षा मांग के अंतर्गत शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, बचाव, व्यवस्था आदि मांगें आती हैं। बालकों में इस प्रकार की मांगें बहुत ही प्रबल होती हैं और वह स्वयं को वयस्कों की तुलना में काफ़ी असहाय एवं दूसरों पर आश्रित पाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा मांग की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक मांगों के अंतर्गत स्नेह, संबद्धता, परोपकार जैसी मांगें आती हैं। दैहिक तथा सुरक्षा मांगों की पूर्ति हो जाने पर ही सामाजिक मांग प्रबल होने लगती है और स्वसम्मान की मांग नीचे के तीनों स्तर की मांगों की पूर्ति हो जाने पर उत्पन्न होती है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? आत्मविश्वास, व्यक्तिगत वृद्धि, स्वतंत्रता, स्वाभिमान जैसी मांगें आदर स्वसम्मान में आती हैं। फिर इसके पश्चात प्रथम अगले सोपान आता है, यानी प्रथम चारों सोपानों की मांग की जब पूर्ति संतोष ढंग से रूप से हो जाती है तो व्यक्ति के पदानुक्रम निदर्श में सर्वोच्च सोपान जो होता है आत्मसिद्धि की मांग वहाँ पर पहुँच जाता है और जहाँ उसकी आत्मसिद्धि मांगें क्रियाशील हो जाती हैं। आत्मसिद्धि से तात्पर्य क्या है? स्वयं की क्षमताओं को पहचान करके, स्वयं की क्षमताओं को पहचान करके उसके अनुरूप स्वयं को विकसित करने से, यानी स्वयं को क्षमता को व्यक्ति पहचाने और उसके अनुरूप अपने को विकसित करे। इस तरह की जो मांग होती है उसे स्वसम्मान मांग या आत्मसिद्धि मांग कहते हैं। तो व्यक्ति के क्षमता को पहचान करके और उसके अनुसार अपने को विकसित करने से, इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के प्रति रुझान, जो सामाजिक मूल्य हैं उनके प्रति रुझान प्रदर्शित करते हुए उनका अनुकरण करता है। आत्मसिद्धि की मांग के सर्वाधिक निर्बल होने पर एवं उसके लिए स्वशासन, स्वनियंत्रण, सतत प्रयास, साहस, संकल्प जैसे गुणों की आवश्यकता होने के कारण अधिकांश व्यक्ति प्रायः इस सोपान तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत कम ही लोग, जैसा कि 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। और बाल्यावस्था में अत्यधिक स्नेह या तिरस्कार पाने वाले व्यक्ति भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं और जिसकी देखभाल होती है, जो बहुत तिरस्कार भी पाते हैं, तो ऐसे दोनों स्तर के बालक इस स्तर तक प्रायः नहीं पहुंच पाते हैं। तो पदानुक्रम निदर्श की इन पांचों मांगों को मैस्लो ने क्या कहा? मूल मांग कहा। क्या कहा? मूल मांग कहा। और मैस्लो के अनुसार इन मांगों के अतिरिक्त कुछ संज्ञानात्मक मांग हैं, तंत्रिकागत मांग हैं, न्यूनता, अप्रेरक तथा वर्धन अप्रेरक जैसे कुछ अन्य प्रेरक भी होते हैं जिनका व्यक्ति के व्यवहार पर क्या होता है? काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से इन मूल मांगों के अतिरिक्त ये सब भी मांगें होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रहती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अब्राहम मैस्लो ने मांग सिद्धांत में क्या बातें बताई और क्या इन्होंने उसमें अपना विचार दिया। अब हम लोग आते हैं एक दूसरे मनोवैज्ञानिक के मांग सिद्धांत के ऊपर, जिसका हमने शुरू में चर्चा की थी, हेनरी ए मुर्रे के द्वारा प्रतिपादित मांग सिद्धांत। इन्होंने अपने मांग सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई थी, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो हेनरी ए मुर्रे ने व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार मानव एक क्या है? प्रेरित जीव है। मानव क्या है? प्रेरित जीव है जो अपनी अंतर्निहित आवश्यकताएं हैं तथा दबाव हैं, उनके कारण जीवन में उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने की परिस्थिति व्यक्ति में हमेशा एक प्रकार का तनाव उत्पन्न करती है। क्या करती है? एक प्रकार का तनाव उत्पन्न करती है तथा व्यक्ति इस तनाव को कम करने के लिए क्या करता है? न केवल पुराने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाए रखता है, वरन नए नए रचनात्मक कार्य भी करने को प्रेरित होता रहता है। और मुर्रे ने व्यक्ति की इन आंतरिक मांगों के आधार पर व्यक्ति को स्पष्ट किया है और उसने कहा है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के दबावों को समग्र रूप से
उस व्यक्ति के अंदर कुछ मांगों को क्या करता है, उत्पन्न करता है, और तथा ये मांग ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं, निर्धारित करती हैं। तो मुर्रे ने इस प्रकार की लगभग 40 मांगें बताई थी। कितनी मांगें बताई थी? 40 मांगें बताई और ज्ञात की तथा इन्हें व्यक्तित्व मांग के नाम दिया। और इसके अनुसार कोई मांग मानव मस्तिष्क की एक परिकल्पित शक्ति है। कैसी शक्ति है? परिकल्पित शक्ति है, जो व्यक्ति के व्यवहार में कहीं न कहीं दिखाई देती रहती है, जो उसको जिसकी वह पूर्ति करना चाहता है किसी न किसी तरीके से। तो प्रत्यक्षीकरण अंतर्बोध मानसिक व शारीरिक क्रियाओं को इस तरह से संगठित करती है कि वह व्यक्ति असंतुष्टि की परिस्थिति से क्या करे, निकल सके, उससे उबर सके। तो संप्राप्त की मांग, प्रदर्शन की मांग, सानिध्य की मांग, परोपकार की मांग, स्वतंत्रता की मांग, पराश्रय की मांग, प्रभुत्व की मांग, आत्महीनता की मांग, सहनशीलता की मांग, आक्रामकता की मांग आदि कुछ प्रमुख मांगें हैं जिसको व्यक्ति करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो मुर्रे ने व्यक्तित्व मांग सिद्धांत में उसके द्वारा प्रतिपादित कुछ बातें हैं। तनाव, मांग, दबाव तथा थीमा, ये 4 प्रेरणात्मक प्रत्ययों की विशेष भूमिका है। क्या क्या? तनाव, मांग, दबाव और थीमा। तो इनकी बहुत अच्छी भूमिका है। और तनाव शारीरिक व मनोवैज्ञानिक किसी प्रकार का भी हो सकता है। तनाव शारीरिक भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। व्यक्ति अपने व्यवहार से तनाव को कम करने का प्रयास करता है। व्यक्ति ऐसा कुछ व्यवहार करता है जिससे जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हुआ है उससे वह छुटकारा पा सके, उससे वह मुक्ति पा सके। तो इसके लिए मुर्रे ने तनाव को कम करने की जो प्रक्रिया व्यक्ति को संतोष प्रदान करती है। जब व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है तो वो संतोष प्राप्त करता है, संतुष्ट होता है, और जिसके कारण व्यक्ति कभी भी तनाव मुक्त होना नहीं चाहता है। जिसके कारण के अनुसार व्यक्ति कभी भी तनाव मुक्त नहीं होना चाहता, अर्थात वह हमेशा तनाव में बना रहना चाहता है। तनाव की स्थिति में वो बना ही रहना चाहता है। और तनाव रहित स्थिति व्यक्ति को एक तरह से पीड़ा देती है, एक तरीके से दुख पहुंचाती है, जबकि तनाव की स्थिति ही व्यक्ति को क्या क्रियाशील प्राणी बनाती है। तो मुर्रे के अनुसार एक आदर्श स्थिति में एक निश्चित स्तर का तनाव होता है। एक आदर्श स्थिति में कैसा तनाव होता है? एक निश्चित स्तर का तनाव होता है, और जिसे कम करने के लिए व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? क्रियाशील होता है। मांग की उत्पत्ति आंतरिक तथा पर्यावरणीय घटनाओं के कारण होती है। मांग की जो उत्पत्ति होती है वो आंतरिक तथा पर्यावरणीय मांगों के कारण उत्पन्न होती है, घटनाओं के कारण उत्पन्न होती है। मांगों के कारण व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का तनाव होता है, और इन मांगों के कारण ही व्यक्ति में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है। और व्यक्ति इन मांगों को संतुष्ट करके जो तनाव हुआ है उस तनाव को कम करने का प्रयास करता रहता है। तो मुर्रे ने अपने अध्ययन के आधार पर 12 शारीरिक मांग और 28 मनोवैज्ञानिक मांगों को प्रतिपादित किया। 12 और 28 कितना हो गया? 40 हो गए। जैविक आवश्यकता के फलस्वरूप जो जैविक आवश्यकताएं हैं उसके परिणाम स्वरूप जो मांग उत्पन्न होती है उसे शारीरिक मांग इन्होंने कहा, और इसे उन्होंने प्राथमिक मांग भी कहा है। मनोजनिक मांग सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप परोक्ष रूप से उत्पन्न होती है, और इन्हें इन्होंने द्वितीयक मांग कहा। इस तरीके से जो शारीरिक मांग है इसको इन्होंने प्राथमिक मांग कहा, जो मनोवैज्ञानिक या मनोजनिक मांग है इसको इन्होंने द्वितीयक मांग कहा। तो मुर्रे ने मांगों को कई अन्य आधारों पर भी वर्गीकृत किया, जैसे उत्पत्ति के आधार पर सक्रिय, अग्र सक्रिय मांग तथा प्रति सक्रिय मांग 2 प्रकार से इन्होंने बताया। अभिव्यक्ति के आधार पर व्यक्त मांग, अव्यक्त मांग 2 प्रकार से इन्होंने बताया। पूर्ति के आधार पर नाभिकीय मांग तथा विसरित मांग, नाभिकीय मांग तथा विसरित मांग। लक्ष्य के आधार पर प्रभाव मांग तथा रूप मांग। लक्ष्य के आधार पर इन्होंने प्रभाव मांग तथा रूप मांग ये 2 भागों में बांटा। तो आइए हम देखते हैं। अग्र सक्रिय मांग वह मांगें होती हैं जो स्वभावगत होती हैं। जो कैसी होती हैं? स्वभावगत होती हैं, और जिसे करने के लिए व्यक्ति क्या होता है? तत्पर रहता है। क्या करता है व्यक्ति? तत्पर हो जाता है। जबकि प्रति सक्रिय मांगें वह मांगें होती हैं जो वातावरण में आए हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती हैं।
होती है। जो वातावरण में आए हुए परिवर्तन होते हैं उसके कारण उत्पन्न होने वाली मांग को ही प्रतिसक्रिय मांग कहा गया है। जैसे भूख एक अग्र सक्रिय मांग है। भूख क्या है? अग्र सक्रिय मांग है। जबकि गर्मी या सर्दी से बचाव क्या है? ये प्रतिसक्रिय मांग है जो वातावरणीय परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। व्यक्त मांग से तात्पर्य क्या है? व्यक्त मांग से तात्पर्य उन मांगों से है जिन्हें व्यक्ति स्पष्ट करने के लिए मौखिक कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है, मौखिक संचार का प्रयोग करता है, व्यक्त भी कर देता है। तो ऐसी मांगों को व्यक्त मांग इन्होंने कहा। जबकि अव्यक्त मांग क्या है? अव्यक्त मांग वह मांग है जो स्पष्ट रूप से व्यक्ति इसको व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे अगर हम देखें तो भूख एक क्या है? व्यक्त मांग है। व्यक्ति को भूख लगती है तो व्यक्ति उसकी मांग करता है। जबकि यौन क्रिया क्या है? अव्यक्त मांग है। इसको व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता है। जिन मांगों की संतुष्टि किसी एक या कुछ ही व्यवहारों से तुरंत हो जाती, तत्काल हो जाती है, उसे नाभिकीय मांग कहा। जिन मांगों की संतुष्टि किसी एक या कुछ ही व्यवहारों के कारण तुरंत हो जाती, तत्काल हो जाती है, उसको इन्होंने नाभिकीय मांग कहा। जबकि अनेक व्यवहारों से दीर्घावधि में संतुष्ट होने वाले जिसमें अनेक व्यवहार आते हैं, तो इस तरीके की मांग को इन्होंने क्या कहा? विसरित मांग कहा। क्या कहा? विसरित मांग कहा। नाभिकीय मांग का एक सरल उदाहरण भूख का लगना है। नाभिकीय उदाहरण का एक सरल उदाहरण भूख का लगना है, जिसे व्यक्ति कुछ ऐसा व्यवहार करता है तो उसको तत्काल प्राप्त हो जाए। जबकि विसरित मांग का एक सरल उदाहरण प्रदर्शन प्रवृत्ति है ना। विसरित मांग का एक अच्छा उदाहरण, सरल उदाहरण है प्रदर्शन प्रवृत्ति। तो और है प्रभाव मांग। प्रभाव मांग क्या है? प्रभाव मांग से तात्पर्य उन मांगों से है जो निश्चित लक्ष्य की ओर क्या करते हैं? केंद्रित करते हैं, निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तथा इनकी संतुष्टि से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तभी संतुष्टि होती है जब व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह की मांग को इन्होंने क्या कहा? प्रभाव मांग कहा। रूप मांग क्या है? रूप मांग से तात्पर्य मुर्रे का उन मांगों से है जिनकी संतुष्टि संपूर्ण कार्य के दौरान होती रहती है। संपूर्ण कार्य के दौरान ये होती रहती है। इस प्रकार की जो मांग होती है उसको इन्होंने क्या कहा? रूप मांग कहा। जैसे संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है? प्रभाव मांग है। संप्राप्ति क्या है? प्रभाव मांग है। जैसे व्यक्ति परीक्षा दिया, परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त किया, जितना कि उसको आशा थी उसके अनुरूप उन्होंने अंक प्राप्त कर लिया, तो क्या होता है? उसको तत्काल संतुष्टि मिल जाती है और उससे वह प्रभावित होता है। तथा प्रदर्शन क्या है? रूप मांग। प्रदर्शन क्या है? रूप मांग। तो मुर्रे के अनुसार इन जो विभिन्न प्रकार की उपरोक्त मांगे हैं, इनके बीच परस्पर अंतःक्रियाएं चलती रहती हैं, परस्पर अंतःक्रियाएं होती रहती हैं, जिनसे इन अंतःक्रियाओं के संबंध में इन्होंने कुछ नियम भी बनाए, जिसमें आता है प्रबलता का नियम। पहला आता है प्रबलता का नियम। प्रबलता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार या प्रबलता के नियम के अनुसार सर्वाधिक प्रबल मांग की संतुष्टि, जो सर्वाधिक प्रबल मांग होती है उसकी संतुष्टि व्यक्ति सबसे पहले करना चाहता है, सबसे पहले उसको वरीयता देता है जो सबसे अधिक प्रबल होती है। इस नियम को इन्होंने क्या कहा? प्रबलता की मांग कहा। दूसरा नियम क्या इन्होंने बताया? संयोजन का नियम। संयोजन का नियम यह बताता है कि दो या दो से अधिक मांगों की पूर्ति एक ही कार्य से संभव होती है। दो या दो से अधिक मांगों की पूर्ति किसी एक ही कार्य से संभव होती है तो वह मांग संयुक्त होकर के, तो दोनों मांगें संयुक्त होकर के अधिक प्रभावी हो जाती हैं, अधिक प्राथमिकता, अधिक प्रभाविता उसमें आ जाती है जब कोई दो मांग किसी एक ही कार्य के द्वारा पूरी हो जाती है। तीसरा है सहायता नियम। सहायता का नियम बताता है या इस नियम के अनुसार कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप से अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर परोक्ष रूप से हो जाती है ना। किसी की मांग अन्य मांगों को पूरा करने के पश्चात परिणाम स्वरूप ही हो जाती है। इस तरह की मांग को इन्होंने सहायता का नियम कहा। अगला है संघर्ष का नियम। संघर्ष का नियम यह बताता है कि दो समान प्रबलता वाली मांग, यानी दो समान प्रबलता जिनकी प्रबलता बराबर हो, ऐसी दो प्रकार की मांगों में
जब एक तरीके से संघर्ष होता है, संघर्ष की स्थिति में होती है, तो व्यक्ति किस मांग को पहले संतुष्ट करे, यानी किन मांगों को पहले करे, इस प्रश्न के लिए उसमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। और जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, मांग तथा वातावरणीय जो परिस्थितियाँ हैं, मांग और दूसरा वातावरण परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में दबाव उत्पन्न होता है। यानी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति में क्या उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है, जो उसे एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए, जो उसे एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है, तैयार करती है, जिससे मांग की संतुष्टि हो सके, जिससे जो मांगे हैं उसकी वह पूरी तरीके से संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो मुर्रे ने दबावों को भी दो प्रकार का बताया, अल्फा दबाव तथा बीटा दबाव। अल्फा दबाव तथा बीटा दबाव। अल्फा दबाव प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं, अल्फा दबाव प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं, जबकि बीटा दबाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं तथा व्यक्ति के द्वारा आत्मनिष्ठ रूप से पहचाने जाते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यह देखता है कि अन्य कुछ व्यक्ति उसके साथ वास्तव में आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति उसके साथ वास्तव में आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, तो इस तरह से यह अल्फा आक्रामकता दबाव का एक उदाहरण है। इसके विपरीत अन्य कुछ व्यक्तियों में विशेष प्रवृत्ति महसूस करता है, तो यह क्या है, बीटा आक्रामकता है। यह बीटा आक्रामकता दबाव का क्या है, एक उदाहरण। इस तरह से हम देखते हैं कि मुर्रे ने सामान्य व्यक्तित्व में अल्फा तथा बीटा में संतुलन रहता है, और अल्फा दबाव की तुलना में बीटा दबाव व्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है। अल्फा दबाव की तुलना में व्यक्ति को बीटा दबाव क्या करता है, अधिक प्रभावित करता है, इससे व्यक्ति अधिक प्रभावित होता है। अब अगला एक जो स्तर है वो है थीमा। थीमा क्या है, थीमा से मुर्रे का आशय या तात्पर्य है मांग तथा दबाव की अंतरक्रिया। मांग और दबाव के बीच अंतःक्रिया का होना ही क्या कहलाता है, थीमा कहलाता है। और अचेतन स्तर पर थीमा के द्वारा मांगों तथा दबावों को परस्पर संबंधित करते हुए, थीमा के द्वारा मांगों तथा दबावों को परस्पर संबंधित करते हुए एक पैटर्न बनता है, और जो व्यक्ति के अंदर व्यवहार में क्या लाता है, संगतता लाता है। थीमा में दो प्रकार के होते हैं, क्रमिक थीमा तथा एकत्व थीमा। क्रमिक थीमा और दूसरा एकत्व थीमा। क्रमिक थीमा क्या है, क्रमिक थीमा में एक से अधिक मांग दबाव की प्रतिक्रियाएं आती हैं, एक से अधिक मांग दबाव की आती हैं, प्रतिक्रियाएं समाहित रहती हैं, जो क्रमिक ढंग से व्यवहार को संचालित करता है, जो क्रमिक रूप से व्यवहार क्या करता है, संचालित करता है। और एकत्व थीमा क्या है, एकत्व थीमा में अंतरक्रिया का पैटर्न वैयक्तिक तथा अनुपम या अनोखा होता है, वैयक्तिक तथा अनोखा या अनुपम होता है। तो मुर्रे के अनुसार एकत्व थीमा किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक केंद्रक होता है। किसी व्यक्ति का कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक केंद्रक होता है, जो कि वैयक्तिक भिन्नताओं को, जो कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करता है, स्पष्ट करने में सहायक होता है। व्यक्तिगत भिन्नता को स्पष्ट करने में क्या होता है, सहायक होता है। मानव व्यवहार की व्यक्ति तथा वातावरण की अंतरक्रिया के रूप में, व्यक्ति तथा वातावरण की अंतरक्रिया के रूप में व्याख्या करना संभवतः अगर हम देखें तो मुर्रे के सिद्धांत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं या ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना भी की, और क्योंकि इसका वस्तुनिष्ठ ढंग से परीक्षण करना संभव नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग आलोचना की, फिर भी मुर्रे के व्यक्तित्व अध्ययन तथा व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेकर के मेंटल हाइजीनिक नामक चैप्टर को लेकर के उपस्थित होंगे, जिस पर बात होगी। तो तब तक के लिए हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी, ऐसा मेरा आशा है, विश्वास है। आप लोगों ने अभी तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले दिन हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और उत्साहवर्धन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।